हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज मैं आप लोग को संध्या सुंदरी जो है आपके क्लास 12 का सिलेबस में काव्य में संध्या सुंदरी जो है चैप्टर को मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके जरिए क्या होगा आपको सारी लाइनिंग की व्याख्या यानी उसके अर्थ समझ आ जाएंगे, उसकी व्याख्या समझ आ जाएगी। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि आपको एग्जाम में लिखने में इजी होगी। आपको कोई भी प्रश्न आएंगे संध्या सुंदरी से आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संध्या सुंदरी जो है वो किसमें संग्रहित है, तो वो परिमल संग्रह में संग्रहित है। ठीक है, किसमें संग्रहित है, संध्या सुंदरी जो एक काव्य संग्रह है निराला जी का परिमल संग्रह जो 1929 में प्रकाशित हुआ था उसमें संग्रहित है। ये प्रश्न आपको अधिकतर पूछ देता है कि संध्या सुंदरी जो है कविता किस काव्य संग्रह या किस काव्य खंड में संग्रहित है, तो आप लोग परिमल को बोलिएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कवि के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कविता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, महापाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इसके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी महिषादल के एक रियासत में नौकरी करते थे। निराला जी की शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक हुई थी। बाल्यावस्था में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। ठीक है, 25 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ था। इन्हें पिता की मृत्यु के आघात अल्प आयु में ही सहना पड़ा था। निराला जी साहित्य एवं संगीत की ओर उन्मुख हुए थे। निराला जी की पत्नी को मृत्यु का दारुण आघात भी सहना पड़ा, जिससे वो भीतर ही भीतर टूट गए थे। निराला जी रामकृष्ण मिशन के अद्वैत आश्रम में गए, साहित्य शिक्षण में लगे रहे और वहां आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। इन्होंने कलकत्ता में प्रकाशित मतवाला पत्रिका का भी संपादन किया था। बाद में निराला जी बंगाल छोड़कर लखनऊ आ गए थे, फिर वह इलाहाबाद में रहने लगे। पुत्री सरोज की भी मृत्यु के ने इनके अंतर मन को झकझोर कर रख दिया था। ठीक है, उसी पर एक वो सरोज स्मृति भी लिखते हैं। ठीक है, उनकी पुत्री के ऊपर। ठीक है, चलिए अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो निराला जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अराचना आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे हैं। राम की भक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग उनकी चर्चित लंबी कविताएं हैं। निराला जी ने प्रचुर गद्य साहित्य भी लिखा है। इन्होंने विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी की उनकी कुछ कविताओं का भी अनुवाद किया था। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बंगला में लिखते थे, तो उसका अनुवाद हिंदी में किए थे। ठीक है, निराला जी की काव्य यात्रा छायावाद युग के से लेकर प्रगतिवाद युग तक अनवरतरन चलती रही है। वह व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों रूप में निराले थे। छायावादी कवि के रूप में निराला जी ने जहाँ प्रेम और सौंदर्य, प्राकृतिक चिंतन, रहस्यवाद और आत्म अभिव्यक्ति के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रगतिवादी कवि के रूप में भी उन्होंने समाज में पीड़ित, दुखित और शोषित वर्ग की दयनीय अवस्था के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट की है और समाज अव्यवस्था के खिलाफ तीखी और ओजपूर्ण आवाज भी उठाई है। कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर आदि इनकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचनाएं रही हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि निराला जी है जो छायावादी कवि है, लेकिन उनमें प्रगतिवाद का भी गुण पाया जाता है और वो प्रगतिवाद में भी कविताएं लिखते थे। ठीक है, यानी उनकी कविताओं में छायावाद के गुण के साथ साथ प्रगतिवाद के गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, निराला जी की मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हो गई थी। चलिए अब हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं उनकी कविता की ओर। ठीक है, दिवसावसन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। अब क्या है, आपको मैं इसके जो है हार्ड वर्ड्स पहले बता दे रही हूँ, देन आपको क्या करूंगी मैं कि आपको इसके फिर व्याख्या बताऊंगी। ठीक है, दिवसावसन का अर्थ होता है दिन की समाप्ति यानी संध्या बेला का आरंभ यानी शाम का समय स्टार्ट। मेघमय आदमी बादलों से भरा, परी सी यानी परी या अप्सरा के समान। ठीक है, धीरे 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 यानी धीमी गति से। तिमिरांचल का अर्थ होता है अंधकार रूपी आंचल। चंचलता का होता है अस्थिरता। आभास का अर्थ होता है अनुभव। मधुर का अर्थ होता है मीठा। ठीक है, अधर का अर्थ होता है होठ। गंभीर का अर्थ होता है गहरा। हास विलास का अर्थ होता है प्रसन्न करने की क्रिया। हंसता यानी होता है मुस्कुराता। तारा का अर्थ होता है सितारा। ठीक है, यहाँ पर शुक्र तारा इसलिए लिखा गया है कि आपको कविता में एक शुक्र तारा का वर्णन आएगा। ठीक है, इसलिए मैं लिखी हूँ
गुथा का अर्थ होता है जड़ा हुआ, हृदय का राज्य का अर्थ होता है मन के राज्य, और अभिषेक का अर्थ होता है रास्ते। ठीक है, अब इसके आगे के शब्द आगे हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए हम लोग पढ़ते हैं कविता की ओर। ठीक है, एक बार मैं पूरा रीड कर देती हूँ। ठीक है, दिवसा वसन का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही थी वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यानी कि यहाँ पर जो है निराला जी जो है वो यहाँ पर संध्या सुंदरी अर्थात शाम के समय का वर्णन एक परी के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, उसका मानवीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से कर रहे हैं, तो दिवसा वसन का समय था यानी दिन की समाप्ति का समय था, अर्थात शाम होने वाली है। ठीक है, मेघमय आसमान से उतर रही थी। अब शाम के समय में जैसे हम लोग देखते हैं कि शाम का समय होता है तो धीरे धीरे किस प्रकार हर जगह मेघमय आसमान यानी मेघ यानी बादलों से भरा हुआ आसमान हमें दिखता है कि अब शाम होने वाली। उससे प्रतीत होता है कि क्या है, अब शाम होने वाली यानी संध्या बेला होने वाली है। ठीक है, यानी जब शाम होती है तो क्या होता है, मेघमय आसमान यानी बादल से भरा आसमान पूरा भर जाता है। वह संध्या सुंदरी परी सी यानी वो जो संध्या सुंदरी परी है किस प्रकार बहुत ही धीमी गति से नीचे उतर रही है। ठीक है, उसके बाद कवि क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं हम लोग। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं है आभास, यानी तिमिरांचल में यानी उसका जो क्या बोल आंचल है वो किस प्रकार का है, तिमिरांचल यानी अंधकार रूपी आंचल। ठीक है, मैं अभी आप लोग को बताई थी अंधकार रूपी आंचल में चंचलता का भी कहीं भी नहीं आ सकता। अंधकार रूपी आंचल किस प्रकार होगा, अंधकार रूपी आंचल को हम इस प्रकार जानेंगे क्योंकि जैसे ही शाम होता है तो क्या होता है, बादलों का जो घन मेघ है वो पूरा अंधकार की ओर बढ़ाने लगता है, यानी तिरिमांचल यानी कि अंधकार रूपी जो आंचल है अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी क्या है, चंचलता का आभास नहीं है, अर्थात हर जगह क्या है, स्थिरता छाई हुई है। कहीं भी कुछ हमें चुलबुली टाइप का नहीं दिख रहा है, हमें क्या है दिख रहा है कि हर जगह स्थिरता है, शांत वातावरण है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, उसके दोनों अधर जो है यानी उसके दोनों अधर, अधर का अर्थ होता है होठ। ठीक है, अधर का अर्थ होता है होठ। ठीक है, उन दोनों जो होठ है उसके क्या है, बहुत ही मधुर है। ठीक है, बहुत ही मनोरम है। कैसे किस प्रकार है, उसके दोनों होठ कौन से हैं, तो उसके दोनों होठ है पृथ्वी और आकाश। ठीक है, वो दोनों बहुत ही मनोरम दिखाई देते हैं। किस प्रकार मधुर है, क्योंकि वो बहुत शाम के समय में मनोरम दिखाई देते हैं। पृथ्वी भी बहुत सुंदर दिखती है शाम के समय और आकाश तो दिखता ही है। ठीक है, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, और कहीं भी हास विलास यानी कहीं भी प्रसन्नता की क्रिया नहीं हो रही है, कहीं भी हंसी की खोली नहीं हो रही है। हर जगह क्या दिख रहा है, हमें गंभीरता दिख रही है यानी एक गहरा सा आपस दिख रहा है। हंसता है तो केवल एक तारा गुथा हुआ है उन घुंघराले काले काले बालों से, यानी हंसता है तो केवल एक। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कहीं भी हास विलास नहीं है, लेकिन केवल कौन हंस रहा है, हंस विलास नहीं अर्थात प्रसन्न कोई नहीं है, कोई भी हंसी की खेली नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर एक हंस रहा है, वो है केवल एक तारा, उसी को यहाँ पर शुक्र तारा। ठीक है, शुक्र तारा को हम लोग हमेशा देखते हैं वो सुबह के समय जब सूर्य का जो गति होती है, जो रोशनी होती है बहुत धीमी होती है, अर्थात शाम को भी जब उसकी गति होती है यानी उसकी रोशनी की गति जो होती है बहुत धीमी होती है, तो हमें क्या है वो तारा दिखता है। ठीक है, तो वो शुक्र तारा को यहाँ पे बता रहे हैं कि वो शुक्र तारा क्या है, हंसता है तो केवल एक तारा गुथा हुआ है उन घुंघराले काले काले, घुंघराले काले कालो बालों में अर्थात काले आसमान में जो है वो गुथा हुआ है, और वो कैसा प्रतीत हो रहा है कि हृदय राज की रानी का वो करता है अभिषेक, और इस प्रकार से वो गुथा हुआ है कि संध्या सुंदरी के बालों में जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जूड़ा बनवाती हैं तो उसमें क्या करती हैं, बहुत सारे पिनअप करती हैं, तो उसी को तारा जो है यहाँ पर संध्या सुंदरी के बालों में पिनअप के रूप में है। ठीक है, और हृदय राज की रानी का वो करता है अभिषेक, और हृदय राज की रानी का वो क्या कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, यानी संध्या सुंदरी का अभिषेक कर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की सी वह कली, सखी निव्रता के कंधे पर बांह डाले छम सी अंबर पद से चली। ठीक है, नहीं बसती उसके हाथों में कोई बुरा, नहीं होता कोई अनुराग का गला, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा
चुप चुप चुप, है गूंज रहा है सब कहे। ठीक है, अब इसके जो है आपको कठिन वर्ड जो है हार्ड वर्ड्स में बता दे रही हूँ, देन आपको इसकी व्याख्या बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। अलसता का अर्थ होता है आलस, सखी यानी होता है सहेली, नीरवता का अर्थ होता है शांति, छास यानी छाया की तरह, अंबर का अर्थ होता है पथ। ठीक है, आसमान के रास्ते। ठीक है, अंबर पथ का अर्थ होता है आसमान के रास्ते। वीणा का होता है एक वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट। अनुराग राग का अर्थ होता है प्रेम का गीत। ठीक है, आलाप का अर्थ होता है स्वर, लहरी। नुपुर का अर्थ होता है पैरों के पायल, रुनझुन का अर्थ होता है पायल के बजने की आवाज। अव्यक्त अप्रकट का अर्थ होता है व्योममंडल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, देन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जहां तक मैं कविता की पढ़ाई हूँ वहां तक की ये कठिन शब्द रहे हैं, अब मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। ठीक है, अलस्ता की लता, कवि यहाँ निराला जी संध्या सुंदरी को अलस्ता की लता कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शाम का समय होता है, संध्या बेला होती है, तो उस समय क्या होता है कि हर जगह आलस्य छा जाता है। अलसता यानी आलस्य छा जाता है, किंतु कोमलता की है वो कली। यहाँ पर उसे कोमलता की कली क्यों कहा गया है? क्योंकि वो क्या करती है, उसे कोमलता की कली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब संध्या का आगमन होता है तो क्या है, अलसता यानी सभी लोग आलस्य से भर जाते हैं। और कोमलता की कली इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय सूर्य का तेज जो है मंद हो जाता है, और क्या होता है, वो हमें आनंद देता है। और वही जब हम लोग दिन के समय जाते हैं या दोपहर के समय जाते हैं तो वो सूर्य हमें कष्टदायी लगता है, हमें निकलने का मन नहीं करता है। मन करता है छोड़ो, आज तो धूप है, आज ट्यूशन नहीं जाते हैं, आज स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन वही शाम का समय होता है तो हम लोग घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि चलिए घूम के आते हैं, तो फिर हम लोग घूमने चले जाते हैं। इसीलिए संध्या सुंदरी को यहाँ पर अलसता की लता और कोमलता की कली कहा गया है। ठीक है, अब आगे क्या है, सखी निरवता के कंधे पर बाह डाले, उसकी सखी जो है नीरवता है। नीरवता का अर्थ होता है शांति। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न पूछ देता है कि संध्या सुंदरी की सखी का नाम क्या है, तो नीरवता। ठीक है, सखी नीरवता के कंधे पर बाह डाले, छासी अंबर पथ से चले। अब क्या है, सखी नीरवता यानी शांति को क्या है अपने बाहों में लेते हुए संध्या सुंदरी यानी शाम का जब भी आगमन होता है हर जगह क्या है, एक शांति छा जाती है। ठीक है, झांसी अंबर पथ से चले, और वो अंबर पथ से चलकर पृथ्वी पर आ रही है, यानी आकाश से चलकर कहाँ आ रही है, पृथ्वी पर वो शांति रूपी जो है संध्या बेला उसका आगमन हो रहा है। ठीक है, अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, नहीं बसती उसके हाथों में कोई वीणा। ठीक है, उस परी के हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है। ठीक है, कोई उसके वीणा का आवाज नहीं आ रहा है, नहीं होता है कोई राग राग, ना ही कोई स्वर राग हो रहा है, ना ही कोई कोई स्वर गीत हो रहा है, और ना ही कोई प्रेम का गीत हो रहा है। ठीक है, उसके आगमन से नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं है। नुपुरों यानी कि उसके पायलों में भी, जैसे पायलों का पायल का आवाज होता है ना रुंझुन रुंझुन, तो उसके पायलों में भी जो है कोई भी रुंझुन रुंझुन आवाज नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा है सबके। उसके आगमन पे सिर्फ एक अव्यक्त यानी एक क्लियर साउंड नहीं है, सिर्फ अव्यक्त सा शब्द है। क्या है वो, चुप चुप, यानी हर जगह एक शांत सी वातावरण छाया हुआ है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको मैं ये जो है व्याख्या पढ़ाने के बाद आपको मैं इसी वीडियो में आपको इसके नोट्स के साथ आपको बताने जाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अभी अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही जो है 12th क्लास की सारी जो है वीडियोस एंड बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट्स की वीडियोस है, इंटरेस्टिंग वीडियोस है, इसमें आप लोग को मिलती है। इसलिए अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं इस कविता की व्याख्या के बाद आपको जो है एक नोट्स के जरिए आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक बार रिवीजन कहिए कि वही बता दूंगी कि मैं ये जो बोल रही हूँ कि आप तक वो बात जा रही है, लेकिन क्या आप तक वो बात रहेगी, इसलिए मैं आपको एक नोट डाउन किया हुआ आपको नोट्स पढ़ाऊंगी, जिससे क्या होगा कि आप लोग उसे लिख भी सकते हैं पॉज करके। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जो है संध्या सुंदरी का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, इसका वर्णन है। तो मैं पहले आपको क्या करती हूँ कि पहले आपको मैं इसके हार्ड वर्ड्स जो है बता दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए। व्योममंडल का अर्थ होता है संपूर्ण आकाश, जगतीतल का अर्थ होता है पृथ्वी, सरोवर का अर्थ होता है तालाब, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, कमलिनी दल का अर्थ होता है कमल की पंखुड़ियां, सौंदर्य गर्विता का अर्थ होता है सुंदरता पर गर्व करने वाली, सरिता का अर्थ होता है नदी, और अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत फैली हुई, और वक्षस्थल का अर्थ होता है हृदय। ठीक है। धीर का अर्थ होता है धैर्य, वीर का अर्थ होता है बहादुर, गंभीर का अर्थ होता है गहरा, अटल का अर्थ होता है अडिग, और अचल का अर्थ होता है स्थिर, ताल का अर्थ होता है ऊंची, तरंगाघात का होता है कि तरंगों या लहरों की का टकराना। ठीक है। प्रलय का अर्थ होता है विनाश, घन गर्जन का अर्थ होता है कि बादल की गर्जन, जलधि का अर्थ होता है समुद्र सागर, प्रबल का अर्थ होता है तेज प्रचंड, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, नभ का अर्थ होता है आकाश, अनिल का अर्थ होता है वायु, अनल का अर्थ होता है अग्नि, गूंज रहा है का अर्थ होता है ध्वनि सुनाई देना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो है संध्या सुंदरी का प्रभाव किस किस पर पड़ा है वो हम देखेंगे। तो व्योममंडल में जगती तल में संध्या सुंदरी का प्रभाव व्योममंडल में यानी आसमान में, जगती तल में यानी पृथ्वी पर, सोती शांत सरोवर पर उस कामलिनी दल में यानी सोती शांत सरोवर पर, यानी जो सोती है शांत सरोवर यानी तालाब में, तालाब में कौन सोती है, अमल यानी स्वच्छ। ठीक है। कमलिनी दल यानी कमल की पंखुड़ियां जो तालाब में आप लोग देखेंगे तो शाम होते होते वो पूरी तरह से खिल जाती हैं। ठीक है। सौंदर्य गरिता सरिता के अतिविस्तृत वक्षस्थल में। ठीक है। अब व्योममंडल यानी आकाश, पृथ्वी और कमल की पंखुड़ियों पर संध्या सुंदरी का प्रभाव पड़ा, और साथ ही साथ किस पर पड़े है, सौंदर्य गरिता यानी अपने सौंदर्य पर गर्व करने वाली सरिता यानी नदी के अति विस्तृत हृदय पर उसका भी प्रभाव पड़ा है। अब आगे किस पर प्रभाव पड़ता है, तो धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। अब क्या है, जो धीर वीर यानी पर्वत जो है वो जो अटल अधिक खड़ा है उस पर भी संध्या सुंदरी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घर्घन जलधि प्रबल में। ठीक है। अब उसका प्रभाव जो है लहरों में, तरंगाघात यानी तरंगों की जो लहरें होती है। आप लोग अगर कभी दीघा या पुरी गए होंगे तो शाम के समय ना, उस समय जब लहरें, समुद्र की जो लहरें होती हैं इतनी तेज तेज वो लहर मारती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलय घन गर्जन की बादल गरज रहे हैं, ऐसा प्रतीत, ऐसा आवाज आता है उसमें। ठीक है। तो उत्ताल तरंगा घाट प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल, यानी उस तरंगों की जो है गर्जन में भी संध्या सुंदरी का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि शाम होते होते ही वो जो लहरें होती हैं एकदम झकझोरने लगती है, तरंगाघात करने लगती हैं। ठीक है। क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, यानी क्षिति में आकाश, वायु, जल, नभ और अग्नि सब में क्या है, संध्या सुंदरी का प्रभाव पड़ा है। ठीक है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप। ठीक है। और उसके आगमन पे ये सब पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन एक अव्यक्त, एक जो क्लियर साउंड नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अजीब सा एक चुप चुप का अभाव हमें, आभास हमें हो रहा है। ठीक है गूंज रहा है सब कहीं, और क्या, कुछ नहीं, हर जगह क्या है, एक चुप चुप सा जो है अप्रकट सा शब्द गूंज रहा है। ठीक है। अब आखिरी पंक्ति है, हम लोग देखते हैं। मदिरा की वो नदी बहाती है, थके हुए जीवों को वह रस में प्याला एक पिलाती है, सुलाती उन्हें आंख पर अपने, दिलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। अर्धरात्रि में निश्चलता में हो जाता जब लीन, कभी का बढ़ जाता है अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहार। ठीक है। चलिए इसके हार्ड वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग आगे व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। मदिरा का अर्थ होता है शराब, जैसा हम लोग सभी जानते हैं। जीवो का अर्थ होता है प्राणियों। सस्नेह का अर्थ होता है प्रेम के साथ। प्याला का अर्थ होता है काम, कप।
अंक का अर्थ होता है गोद, विस्मृति का अर्थ होता है विस्मरण यानी भूलना, मीठे का अर्थ होता है मधुर, अर्धरात्रि का अर्थ होता है आधी रात, निश्चलता का अर्थ होता है स्थिरता, लीन का अर्थ होता है डूब जाना, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, विरह कुल का अर्थ होता है विरह से व्याकुल, कमनीय का अर्थ होता है सुंदर, कंठ यानी होता है गला, आप यानी स्वयं, विहग का अर्थ होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गान। ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। मदिरा की वो नदी बहती है, मदिरा की वो नदी बहती है, जैसे कि मदिरा शराब आप लोग जानते हैं, कोई भी शराबी व्यक्ति होता है तो वो क्या है, शराब पीने के बाद नशे में लिप्त हो जाता है। ठीक है। और उससे क्या है, सोने का मन करता है, आलस्य उसी को होता है। ठीक है, उसके मन में क्या एक नशा सा हो जाता है। उसी तरह मदिरा की वो नदी बहाती है, वो मदिरा अर्थात नींद की नदी बहाती है। और क्या करती है, थके हुए जीवों को वह सांस ले, और जो थके हुए जीव है, थके हुए प्राणी जो है, उनको सांस ले यानी प्यार से प्याला एक पिलाती है, किस चीज का, नींद का, सुलाती उन्हें आंख पर अपने, और क्या है, सुलाती है वो अपने गोद में। ठीक है। दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने, और वो बहुत बड़े बड़े और अनगिनत सपने क्या है उन्हें दिखाती है। आगे क्या कवि कहते हैं कि अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, अब अर्धरात्रि की निश्चलता में जब वो हो जाती है लीन, तब क्या होता है, कवि का बढ़ जाता है अनुराग, अर्थात कवि का प्रेम बढ़ जाता है। विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता, तब एक विहार, और इस विरह कुल यानी कि एक विरह की ये जो विरह से व्याकुल हुआ कवि क्या करता है, उनके कमनीय कंठ से क्या निकल पड़ता है, कविता, यानी सृजन करता बन जाता है कवि। और रात का समय जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत ही शांत रहता है, तो उस समय क्या होता है, सभी जो कवि होते हैं उनको शांत वातावरण में सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, इससे क्या होता है, वो सृजन करते हैं और नई कविता लिखते हैं। ठीक है। अब आपको इतने सारे व्याख्या में कोई भी आपको वर्ड्स में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि उसका अर्थ क्या होगा। ठीक है। अब मैं आप लोग को जो है, आपको इसकी व्याख्या के साथ आपको एक बार रीड करवा देती हूँ, जितना मैं समझाई उससे क्या होगा कि आप लोग को कुछ भी समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए। दिवसा वसन का समय था, इस लाइनिंग की है और अभिषेक तक। ठीक है, इतने की मैं व्याख्या कराने जा रही हूँ। संध्या बेला की तुलना संध्या परी के रूप में उनका मानवीकरण किया गया है। दिन की समाप्ति का समय है, मेघ में आसमान से, अर्थात मेघ यानी बादल से भरे हुए आसमान से संध्या सुंदरी परी उतर रही है, बहुत ही धीमी गति के साथ प्रस्थान कर रही है। ठीक है। जिस समय संध्या बेला का आगमन हो रहा है, उस समय का वातावरण या पर्यावरण का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उस समय कैसा पर्यावरण, कैसा परिवेश है। तो संध्या सुंदरी का आंचल आसमान यानी अंधकार से भरा हुआ है, कहीं कुछ भी चंचल नहीं है, सिर्फ स्थिरता ही है। संध्या सुंदरी के दोनों अधर पृथ्वी और आकाश है, दोनों मधुर है, अर्थात तात्पर्य यह है कि संध्या बेला के समय पृथ्वी और आकाश दोनों ही मधुर या सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है। हर तरफ एक साफ वातावरण फैला होता है, उस मनोहर दृश्य में कहीं भी हास विलास यानी प्रसन्नता की क्रिया नहीं हो रही है, बस एक गंभीरता का साम्राज्य छा गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं कोई अगर हंसता हुआ दिख रहा है तो वह सिर्फ एक तारा। ठीक है। और वो तारा कौन है, शुक्र तारा, जो संध्या सुंदरी के घुंघराले बालों में गुथा हुआ है और संध्या सुंदरी का हास्य कर रहा है। ठीक है। अलस्ता की सी लता डॉट डॉट, यानी उसके आगे जो भी पंक्तियां हैं जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर ही चुकी हूँ, और क्या है, कुछ नहीं। संध्या सुंदरी आलस्य के साथ आई हो, इसीलिए कवि से आलस्य की लता कह रहे हैं। संध्या सुंदरी को कोमलता की कली इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य का तेज कम होने से वातावरण कष्टदायी नहीं आनंदमय लगता है। ठीक है। संध्या सुंदरी की सखी शांति यानी नीरवता है, जिसके कंधे पर बाह डाले छाया की तरह आसमान के रास्ते से पृथ्वी पर उतर रही है। संध्या सुंदरी परी है, परंतु उसके हाथ में कोई भी वीणा नहीं है, इसलिए कहीं भी स्वर लहरी या प्रेम का गीत सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है।
उसके पैरों के पायल में भी कोई आवाज नहीं है, सिर्फ एक अप्रकट शब्द हो रहा है, वह केवल शांति छाई हुई है। और वो शब्द कौन सा था? चुप चुप चुप। संध्या सुंदरी का प्रभाव संपूर्ण आकाश में, पृथ्वी में संध्या का साम्राज्य फैला है। कमल की पंखुड़ियों पर भी संध्या सुंदरी का प्रभाव फैला है। सुंदरता पर गर्व करने वाली नदी जिसका हृदय बहुत बड़ा है, उस पर भी संध्या सुंदरी का प्रभाव। धीर वीर पर्वत पर भी संध्या सुंदरी का प्रभाव है। समुद्र में भी उसका प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार आकाश गर्जन की आवाज होती है, उसी प्रकार लहरों के टकराने की भी आवाज गर्जन से प्रतीत हो रही है। जल आकाश वायु में केवल शांति छाई हुई है। ठीक है। मदिरा की वो नदी, उसके आखिरी जो जितने आपके लाइनिंग है वो सही है। ठीक है। संध्या से जब रात होती है तो हमें नींद आने लगती है, यानी संध्या सुंदरी मदिरा यानी नींद की नदी बहाती है और काम से थके हुए जीवों को नदी का प्याला पिलाती है और अपने आंख यानी आंचल में, यहाँ पर आंचल नहीं, यहाँ होगा गोद। ठीक है। इसका अर्थ होगा गोद। ठीक है। में सुलाती है और असंख्य मीठे सपने दिखाती है। धीरे धीरे जब आधी रात्रि हो जाती है तब कवि के हृदय में प्रेम बढ़ जाता है और वह सृजन करता है। विरह से वह रात रचना करता है और उस शांत वातावरण में अपने आप ही कविता लिख जाता है। ठीक है। तो संध्या सुंदरी पर ये जो व्याख्या है, इसके जरिए आप कोई भी आंसर आए आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि किस तरह लिख सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस कविता के अकॉर्डिंग आप लोग को कोई भी हार्ड वर्ड से जो आपको समझ नहीं आया हो, उसके लिए मुझे फटाफट से कमेंट करिए, जिससे मैं आपको उसके अर्थ समझा सकूं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करिएगा। ओके।